Hello friends, my name is Surbhi and I'm back with another topic. The name of topic is Law of Motion. Well, लॉ ऑफ मोशन के ना क्वेश्चंस सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, पर एग्जाम के बाद जब आप इंटरव्यू में भी जाते हो ना, तो इंटरव्यू में भी ये एक फेवरेट टॉपिक होता है इंटरव्यूअर्स का पूछने के लिए। जब भी उनको आपकी साइंस का नॉलेज थोड़ा सा चेक करना होता है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, और काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट से फॉर्म हो जाते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कौन से हैं? वो 3 लॉ ऑफ मोशन। उन 3 लॉ ऑफ मोशन का देखो, When you go in your SSBs, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको सीधे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज सेकंड लॉ, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर वो आपको एक एग्जांपल दे सकता है कि अच्छा ओके, सो यू आर अ फुटबॉलर, सो यू प्ले फुटबॉल, हाँ, सो टेल मी कि व्हेन अ बॉल इज केप्ट एंड यू डोंट किक इट and then you kick it and it moves and then after some time it stops. Why does it stops? Which kind of law of motion is it? Explain it to me. ऐसे क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपने अभी ही वही चीजें पढ़ी हैं, तो एक्सपेक्टेड होता है कि आपको वो चीजें बनेंगी। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। सीधे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर एग्जांपल्स के टाइप में भी आ सकते हैं कि सपोज यू आर जंपिंग आउट ऑफ अ बोट एंड द बोट मूव्स बैक, व्हिच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इट? न्यूटन्स, कमेंट इट डाउन। वैसे इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, क्या होता है जब आप एक गन को फायर करते हो तो आपको क्यों रिकॉइल फील होता है, जब आप एक जंप से मूव करते हो तो वो जंप पीछे, वो जब आप एक बोट से जंप करते हो तो वो बोट पीछे क्यों जाती है, आप आगे क्यों जाते हो, जब आप एक वॉल में पंच करते हो तो वो वॉल में पंच करने से आपको क्यों रिकॉइल फील होता है। ठीक है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जाएंगे। तो स्टार्टिंग विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body, one sec. Newton's first law of motion. A body continues to be in its state of rest or in uniform motion along a straight line unless an external force is applied on it. This is also called as law of inertia. See, law of inertia मतलब सपोज एक शिप है जो समुद्र में फ्लोट कर रही है, तो वो शिप समुद्र में फ्लोट करती ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, सपोज कोई बॉडी रेस्ट पे है, अब मैं रेस्ट पे हूं, मैं सो रही हूं, तो मैं सोती ही रहूंगी। कब तक सोती रहूंगी? जब तक मेरा अलार्म नहीं बज जाता, जब तक मेरी माँ मेरे को उठाने नहीं आ जाती कि उठो, पढ़ना है, चलो पढ़ाई करो, चलो स्कूल जाओ, चलो कॉलेज जाओ। तब तक जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, जो बॉडी मोशन में है, जो शिप सी पे है वो सी पे ही रहेगी, जो इंसान सो रहा है वो सोता ही रहेगा, है ना। तो न्यूटन अंकल आए और न्यूटन अंकल ने कहा कि एनी बॉडी विच इज एट रेस्ट, कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, कोई भी बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है। अनबैलेंस्ड का क्या मतलब होता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब होता है? सी, कोई एक शिप है जो सेल कर रही है सी में, और वो बहे चले जा रही है, वो रुकेगी या मुड़ेगी? वो कब मुड़ेगी? जब हवा का झोंका लगेगा। ठीक है, जब एक हवा का झोंका लगा तो ये शिप मुड़क गई। कैसे मुड़क गई? हवा के झोंके से। हवा का झोंका क्या है? एक्सटर्नल फोर्स विच इज अनबैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि कितने इंटेंसिटी का हवा का झोंका है क्या पता। थोड़ा सा हवा का झोंका है, थोड़ी सी मुड़ गई, थोड़ा ज्यादा बड़ा हवा का झोंका है, थोड़ी ज्यादा मुड़ गई, और बहुत ज्यादा बड़ा है तो कुछ भी हो सकता है फिर इस शिप के साथ, राइट। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जब तक एक बॉडी को मूव नहीं करता तब तक वो मोशन में ही रहेगी। ऐसे ही एक कोई बॉडी है जो रेस्ट पे है, कोई इंसान है लेजी सा, सो रहा है, इट्स अ लेजी संडे आफ्टरनून एंड स्लीपिंग तो कब तक सोता रहेगा? जब तक मंडे मॉर्निंग का अलार्म ना बज जाए, जब तक डेडलाइंस ना आ जाए, जब तक टेंशन ना हो कि एग्जाम है, उठना है, पढ़ना है, तब तक बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन states that a body in rest or a body in motion will remain the same unless an external force is acted upon it.
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल, व्हेन अ कारपेट और अ blanket is beaten with a stick, then the dust particles sorry, separates out from it. See, अभी क्या हो रहा है कि हमने एक ब्लैंकेट लिया, ठीक है, हमने एक ब्लैंकेट लिया या हमने एक कारपेट लिया और उसको ऐसे तार पे लटका दिया और फिर हम उसको एक स्टिक से ऐसे बीट करने लगे, धुनकने लगे, कहते ना कारपेट धुनकवाने जा रहे हैं। अब उसमें क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो तो रेस्ट पे हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कहते हैं कि हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं मूव करने के लिए, तो हम क्यों मूव करें। पर जब हमने कारपेट को स्टिक से बीट किया तो कारपेट आगे पीछे फ्लेयर करने लगेगा। जब ये कारपेट आगे पीछे फ्लेयर करने लगेगा तो जो डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे थे वो रेस्ट पे ही रहेंगे और नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स थे, जब भी हम ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन अचानक से रुक जाती है, हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन अचानक से रुक गई तो हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? क्योंकि हमारी जो नीचे की बॉडी थी, जो हमारा लोअर पोर्शन था, वो तो ट्रेन के साथ मूव कर रहा था। जो हमारा लोअर पोर्शन था वो तो ट्रेन के साथ मूव कर रहा था, पर अपर पोर्शन कहता है कि हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, तो हम क्यों मूव करें। तो अपर पोर्शन मूव ही नहीं करता है, इसलिए जब ट्रेन रुक जाती है तो उसके बाद भी हमारा जो अपर पोर्शन होता है वो आगे की तरफ चला जाता है, राइट। दिस इज इनर्शिया। अगेन, जब तक कोई बॉडी कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता। और कोई बॉडी कब तक मोशन में रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता। नाउ सीधे ये एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं कि व्हेन अ कारपेट और अ ब्लैंकेट इज बीटन विद अ stick and then the dust particles spear out from it, ये किसका एग्जांपल है? तो ये एग्जांपल है इनर्शिया का। ये न्यूटन के किस लॉ का एग्जांपल है? सारे लॉ गिवन होंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, नन ऑफ द अबव। अब आपको पता है कि ये किसका एग्जांपल है? फर्स्ट लॉ का। इसके बाद, इफ a moving vehicle suddenly stops, then the passenger sitting inside the vehicle will bend. क्यों ये जाएंगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड, या क्यों इनको जर्क लगता है? क्योंकि लोअर बॉडी, एज आई एक्सप्लेन, लोअर बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट। सो जब ट्रेन मूव कर रही थी तो हमारी बॉडी भी मूव कर रही थी। अब हमारी अपर बॉडी कहती है कि हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, तो हमारा जो स्टेट था हम वही स्टेट मेंटेन करेंगे। वी वर एट रेस्ट तो वी विल स्टे एट रेस्ट, और इसीलिए हमको जर्क लगता है, इसीलिए हम पीछे जाते हैं फिर आगे आते हैं, पीछे जाते हैं फिर आगे आते हैं। क्योंकि हमारी अपर बॉडी रेस्ट पे थी, हमारी लोअर बॉडी मोशन में थी। हमारी लोअर बॉडी रुक गई पर हमारी अपर बॉडी रुकी ही नहीं, तो हमको एक जर्क लगता है। क्लियर? देन नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। An object at rest will remain at rest until and unless a body, an object at rest will remain at rest unless a net force acts on it. Again, what I said, an object at motion will remain at motion जब तक कोई external force नहीं लगता। हमने एक फुटबॉल को किक किया, जब तक हमने एक फुटबॉल को किक नहीं किया था, तो हमारी फुटबॉल कैसे थी? रेस्ट पे। हमारी फुटबॉल कब तक रेस्ट पे रहेगी? जब तक हम उसको किक नहीं करते हैं। जैसे ही हम फुटबॉल को किक कर देते हैं तो फुटबॉल आगे बढ़ जाएगी, और वो आगे कब तक बढ़ती जाएगी? जब तक फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक नहीं लेता। बढ़ती हुई फुटबॉल को, आगे जाती हुई फुटबॉल को रोकता है कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जैक्टली, बढ़ती हुई फुटबॉल को रोकता है कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। तो जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स हमारे अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, at the point when the frictional force is more than the applied force, this is our applied force, and this is the frictional force. तो at the point when frictional force becomes more than the applied force, तो हमारी बॉल क्या होगी? हमारी बॉल रुक जाएगी। Now moving on is the second law of motion. I think you all are clear with first law of motion. अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो please do comment it down. Now moving on, the second law. सेकेंड लॉ क्या है? हम सभी ने पढ़ा था सेकेंड लॉ। ये सेकेंड लॉ सुनते ही हमारे दिमाग में आता है F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एकदम से हमारे दिमाग में आता है, राइट। अब ये क्या होता है देखते हैं। The rate of change of linear momentum is proportional to the applied force and the change of momentum taking place in the direction of applied force. क्या मतलब इसका? मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू वी।
हमारे लास्ट वीडियो में हमने ड्राइव किया था। क्या ड्राइव किया था? रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था। अब जितने भी लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, आई विल अर्ज यू ऑल तो प्लीज गो और लास्ट वीडियो एक बार देखिए। उसमें हमने वर्क, पावर एंड एनर्जी कंप्लीटली कवर किया है। किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, हमने वो सारा कुछ कवर किया रखा है। सो प्लीज गो एंड डू वॉच दैट वीडियो। एंड जितने भी लोगों ने देखा है, वेरी गुड, लेट्स कंटिन्यू। तो अब देखो, हमें पता है कि P इज इक्वल्स टू mv। अगर हम इसको लिख देते हैं P स्क्वायर और इसको लिख देते हैं m स्क्वायर, इसको लिख देते हैं v स्क्वायर, और अगर हम इसको लिख देते हैं हाफ P स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर एंड दिस m सेपरेट, तो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बाय 2m। वी हैव ऑलरेडी डन दैट। नाउ जो हमारा फोर्स होता है, वो क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू a। फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू a। फोर्स इज ऑल्सो द चेंज इन मोमेंटम, सो नाउ it is easier for a stronger adult to push a full shopping car than it is for a baby to push the same cart. See, अगर एक fully covered shopping cart है तो वो एक young adult के लिए easily push कर देते हैं, पर एक बेबी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि again force is equals to mass into velocity। जो fully grown adult है उसका mass of course बेबी के mass से ज्यादा है, उसकी velocity again ज्यादा है, that's why the work which he is doing would be more. Now, this is the second law of motion. Force is equals to mass into acceleration. This is again an example. This is a body. ये है हमारा pull. This is our pull. This is our push. This is the frictional force. This is the applied force. This is the applied force. This is the frictional force pulling it back. And this is the gravitation. This is the gravitation pulling it down. इसके बाद ये जो हमारा पुश है, इसके अपोजिट क्या आएगा? रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ऑब्वियसली एक ही बॉडी पे नहीं करता है। इफ यूल पंच दिस यूल गेट हर्ट। तो दोनों बॉडी का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस होगा ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इसमें जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज F12 is equals to minus F21, right? Then few examples. Let's look at few examples. Swimming becomes possible because of third law of motion. Obviously, swimming becomes possible because of third law of motion. When हम swimming में ऐसे करके पानी को पीछे पुश करते हैं, When we dive like this, and then हम अपने हाथों से पानी को पीछे पुश करते हैं। हम पानी को पीछे पुश करते हैं तो पानी हमें आगे पुश करता है। हम पानी को पीछे पुश करते हैं, पानी हमें आगे पुश करता है। ये क्या है? This is every action have a equal and opposite reaction. Newton's third law of motion. Swimming becomes possible because of third law of motion. Jumping of a man from a boat into the bank of a river. See, when a man jumps to the shore, जब एक मैन जंप करता है शोर पे, तो वो जो बोट होती है उसको पीछे पुश करता है और बोट उसको आगे पुश करती है। मैन बोट को पीछे पुश करता है और बोट उसको आगे पुश करती है। अगेन व्हाट इज इट? इट इज एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देन फाइनली गन एंड जर्क। व्हेनेवर यू शूट, तो शूट करते टाइम जो बुलेट आगे जाती है वो एक रिकॉइल पीछे देती है। वो जो रिकॉइल पीछे देती है वो क्या है? वो है Newton's third law of motion. Every action have equal and opposite reaction. Now, very important point, star mark it, and it has been asked, आ रहा है। ये आ चुका है and आ रहा है। क्या?
Newton's second law of motion is called the real law of motion. Question was, what is called the real law of motion? Newton's second law of motion, Newton's second law of motion is called the real law of motion. क्यों कहते हैं न्यूटन के second law को real law of motion? Because first and third law of motion can be obtained by it. The first law and the third law can be obtained, can be driven by the second law of Newton. That's why Newton's second law is called real law of motion. Thereafter, the modern version of these law is a body continues in its states and the rest of the motion with uniform velocity unless acted on by a unbalanced external force. Same things जो हमने देखी कि फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शिया. एक बॉडी रेस्ट पे तब तक रहती है, मोशन पे तब तक रहती है जब तक एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पे नहीं लग जाता है. ठीक है. फोर्स ऑलवेज ऑकर इन अ पेयर. इफ बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी बी एंड इक्वल but opposite force is exerted by the body B on a body A. अगर body A body B पे एक force exert करती है तो body B भी body A पे एक force exert करेगी. It would be equal and opposite. See, this is the example of our gun and recoil. Okay, so this is all you needed to know. This is all you needed to know about Newton's law of motion. First law, second law and third law. अब एक बार आप इसको रिवाइज कीजिए, इसके एग्जाम्पल्स देखिए, एक बार इसको सुबह रिवाइज कीजिए एंड इट्स वेरी इजी और एग्जाम्पल से ही सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं. आई थिंक आपको न्यूटन्स लॉ क्लियर हो गया होगा. इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज डू मेंशन इट इन कमेंट्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप ऑन टेलिंग मी कि अब मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे लेके आऊं. आई थिंक हमने फिजिक्स बहुत ज्यादा पढ़ लिया है तो वी शुड स्विच सब्जेक्ट्स, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं. वो दूसरा सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक में लेकर के आऊं जो मैं आपको बताऊं. प्लीज मुझे ये सब कुछ आप कमेंट डाउन करके बताइए. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, कीप स्टडीइंग. थैंक यू.